मेरा नाम सुरभि है। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी। नैन नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थी जो कि शादीशुदा थी। मेरा ज़्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। अब देखे हैं तुम अपने नंगे पाँव खेलकर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लगा कर देनी पड़ेगी। तुम्हें मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेल जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने मम्मी की विनती की कि बस आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। बस अब मैं छत जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले नील की छत पर जाकर उसके पास माँ की शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों के जैसा था। मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता, कोई बात नहीं सुरभि, अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो। नील तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहन करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी। और उसकी वजह शायद नील था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भी भाई नहीं था। पापा ने विदेश में रहते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरी बहन की सास मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया। मैं 20 साल की थी जब बोकारो से मेरी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। और वो तो दीदी का जेठ है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, मुझे अपने पास ही रख लो। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं, मैं तुम्हें अपने पास रखकर और जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय बनाना नहीं आता। और वैसे भी वहाँ तुम्हारी बड़ी बहन सीमा है, वह तेरे सारे ऐब छुपा लेगी। और तुम तो जानती ही हो तुम्हारी बहन की सास कितनी अच्छी है, ऊपर से उसकी सास मेरी सहेली भी है, तुम दोनों बहनों को बहुत प्यार देगी। और ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा, पर माँ, शेखर जी तो कितने बड़े लगते हैं हमसे, मैं नहीं करूँगी उनसे शादी। वादिमा कहने लगी, बेटा वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो दिखने में बड़ा लगता है। मैंने माँ की बात मान ली। मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरे जीजो और उनके भाई शेखर जी दोनों की शादी एक साथ हुई थी, लेकिन मेरी दीदी की जेठानी मार्केट गई हुई थी, वहीं उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी। उनका सर बुरी तरह से फट चुका था, उसकी मौत वहीं पर हो चुकी थी। मैं खुश तो नहीं थी, लेकिन सरिता आंटी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए माँ ने शेखर जी के रिश्ते के लिए सरिता आंटी से इनकार न कर पाई। खैर मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी से 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रहती और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती कि शादी होने में 4 दिन बचे हैं, इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह शादी पहले इधर उधर भागते फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और यह 4 दिन मैंने बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ते और कटते देखकर मैं सीधी थोट छत की तरफ लगाती थी ताकि वह कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूँ। खैर मेरी शादी का दिन आ गया। आज मेरी शादी है। दोपहर तक मेरी बारात आ चुकी थी। दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया था। जीजू और दीदी हम लोगों से अलग बैठे थे, मैं और शेखर जी के साथ थे। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठे बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति शेखर जी मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी बहन के घर में ज़्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा अपनी बहनों के यहाँ आना जाना ना के बराबर था, लेकिन मेरी बहन की सास, जो कि मेरी माँ की सहेली भी थी, इसलिए बीच बीच में वो हमसे मिलने आ जाया करती थी।
हफ्ता 10 दिन रहकर वापस आती थी। मुझे ज़्यादा मतलब नहीं होता था, ना बहनों से, ना मेरी सहेली से। इसलिए मेरी सरिता आंटी के व्यवहार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही अपने पति शेखर जी के बिहेवियर के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से शेखर जी मुझे देख रहे थे और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, ऐसा कभी मुझे उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन में खेलती चली आ रही थी। वो मेरे बहुत करीब बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर वह भी इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से पहना था, हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रहती या फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं 16 के 17 से घंटे का यह सफ़र अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले जेवरात जरूर उतार दिए थे। बुखारा पहुंचने के बाद मेरी सास ने मेरी बहन सीमा को कहने लगी, इसका सारा हुलिया ठीक करो, कमरे में ले जाकर अच्छे से मेकअप वगैरह कर दो, इस कमरे में बिठा दो। मेरी दीदी मेरा लहंगे घूंघट सब कुछ सही करके मुझे पलंग पर बिठा दिया और चली गई। मैं बहुत घबरा रही थी। दीदी कहने लगी, सुरभि घबराओ मत, मैं जा रही हूँ आराम करने। मैंने कहा ठीक है चली जाओ। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार भी मैं नहीं किया था। तकिए पर सर रख कर मैं सो गई थी। अचानक मैं आधी रात के समय मेरी आँख खुली। मैंने देखा शेखर जी सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। देखकर मुझे शर्मिंदगी सी हुई थी। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब बस मुझे नाश्ता करा के ही मेरी बहन ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखे, न जाने नीचे क्या था कि मेरा पैर उससे टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर शेखर जी की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागते देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उनका मेरा घर आना जाना था, लेकिन मुझे कभी उनसे कोई मतलब न थी। अब शेखर जी मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो घोड़े बेचकर ऐसी सो चुकी थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही न चला कि कब आँख लग गई। कहने लगा, हमने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे शेखर जी से ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक मेरा आना जाना तुम्हारे घर पर था, मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी हो, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल की तरह से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वो मेरी तारीफ़ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए शेखर जी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे अच्छा लगा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, धीमे शब्दों से बात करना, सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था कि अचानक से वो मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों हैं? लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की केयर करने की मुझे कोई परवाह थी। इसलिए मेरे हाथ बड़ा रूखा था। हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल कर मोटे मोटे से हो गए थे। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसमें एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ।
मैं खुद भी इन भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत सी बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वो पहन ली थी। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही शेखर जी हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर वो मुझे अपने आप लगाए बेड पर ले आया। मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी। मैं बेहद शर्मा रही थी क्योंकि ऐसी नज़रों पर मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपने आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन वो वापस कमरे में नहीं आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वो कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वो बाहर लॉन्च के सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई वो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा, और फिर तो जैसे ही यह सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वो मुझसे उतना दूर भागता था। वजह भी नहीं बताता था। शायद के बाद उसकी कुछ बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे कतराने लगे थे। एक दिन दीदी मेरे पास आई और कहने लगी, सुरभि अपना और सासू माँ का ख्याल रखना। मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हो? क्या? दीदी ने कहा, तेरे जीजू को कंपनी की तरफ से कॉल आई थी तो जाना होगा। मैंने बड़ी उदासी से उनको कहा, ठीक है। दरअसल मेरे जीजू दुबई में काम करते थे और दीदी भी उन्हीं के साथ दुबई में ही रहती थी। छुट्टियों में वो बोकारो आया करती थी। खैर काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन शेखर जी का व्यवहार मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, शेखर जी आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वह कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसे क्या कर दिया? वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तक मर्दों जैसी है। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउज़र और टी शर्ट पहनती थी, इसलिए वो ऐसा कह रहा होगा। क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियाँ तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की बहुत सारी साड़ियाँ निकाली और उन्हें पहनना शुरू कर दिया, और अपनी सास के साथ मिलकर शेखर जी की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीना में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद शेखर जी का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए। लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज़ रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता था। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, उनकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और वो मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ वक्त बिताना चाहती थी। पहले मैं जो हर चीज़ से लापरवाह रहती थी, अब शेखर जी की पसंद में ढलकर अपनी पर्सनालिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को शेखर जी की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वो ऐसा था, मुझसे अब भी बात नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाज़ें आने लगी और शोर से मेरी आँख खुली थी। मेरी सास और शेखर जी में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात शेखर जी और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। शेखर जी अपनी माँ से कह रहा था कि वह एक और शादी करना चाहता है, और यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलते हुए महसूस हुई। मेरी सास कहने लगी, खबरदार जो तुमने यह शब्द भी अपनी ज़ुबान से निकाला। कहने लगा कि मैं सुरभि के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसी कौन सी खराबी है उसमें? तुझे दिखी, उस बच्ची ने तुम्हारे खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया। अपने पहनने और चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया, और एक तुम हो कि तुम उस पर सौतन लगाकर बिठाना चाहते हो। वह कहने लगा, माँ मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या उसके साथ कोई भी मर्द ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। सुरभि कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और वो चाहे तो मेरे नाम के साथ भी ज़िंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझसे नज़रें चुराते हुए वो कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो शेखर जी कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज़ देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा खुद अच्छा ही लगता है। लेकिन आप बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। साड़ी सूट पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों के जैसे सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। तुम्हें देखकर मेरा जी मिचलाने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। जिन शब्दों में शेखर जी ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मैके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो शेखर जी तो दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी। तुम उसका हर काम समय पर कर दे रही हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 6 महीने बाद बोकारो से दिल्ली आई थी। पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे ऐसे आए घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का नील भी था। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वो भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे शेखर जी की फिक्र सताए जा रही थी। जब मुझसे बातों में बिजी थे, बस एक नील था जो चुप था और एक टक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए, वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है सुरभि, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे शब्द ना चाहते हुए भी नम हो गए थे। वह मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, नज़र आ रही है तुम्हें तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है हमने, साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं। इसीलिए मुझे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ कहा है तो बस तुम जो एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी नाक चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, तुम्हारे जीजा जी हैं। वो कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, नील वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्त नील की बहन के साथ बचपन से ही बहुत अच्छी थी और शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उसे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। अगले दिन मैं नील के घर चली गई। नील उस समय अपने पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था। उनकी अपने कपड़े की कई दुकानें मार्केट में थी और वो अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के समय घर गई थी क्योंकि अगर नील घर पर होता तो मेरे सर पैर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर नील की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि शेखर जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसे झिझकते हुए वह सवाल ही पूछ लिया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। वह मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं यह सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए, इसलिए मैं अगले दिन ही नील की बहन के साथ इस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और ख़ुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे शेखर जी के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगी, मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद
जैसे ही मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद शेखर जी को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो अभी वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले खाए और मुझे अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द सी उठने लगी थी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्राप्त का हल यही हो। यही सोचकर मैं वो दवा खाने लगी और मुझे उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती थी, लेकिन शेखर जी के खातिर मैं यह सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर शेखर जी का कॉल आ रही थी। जब मैं दिल्ली आई थी, शेखर जी का कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वो कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से ज़्यादातर बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नज़र आती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूँगा। चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दें, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी थी। बार बार शेखर जी से शेखर जी कह रही थी, मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे नील खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा, तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? इस वक्त काफ़ी सीरियसली मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में दनदनाते चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरी बिना अनुमति के आने वाले? जाओ, निकलो यहाँ से। मैं उनसे कुछ भी बताने नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खरी खरी बातें सुना दी थी। मेरा गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे शेखर जी की बातें याद आने लगी। मैंने 2 टेबलेट निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ते लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गए थे। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने अपने घर की थी। इसलिए मेरी माँ ने नील को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। 3 दिन तक मैं खो जाती थी। मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, यह दवा बहुत तेज़ है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके गुर्दे भी फेल कर सकते हैं। इसी दवाई और ऐसे जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से पूछने लगी। मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, यह सब भगवान के हाथ में होता है कि वह इंसान को कैसा शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता वह उनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता है, तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद भरने लगता। और वैसे भी आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है। यह बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। यह बातें सुनकर माथे पर बस डाल दिए सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही नील ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है यह समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोने लगी। मैंने कहा, माँ ने मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, अपने आप को शेखर जी के खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सास से पूछ लें, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे घिनाती है। मेरी संगत से उसका जी मिचलाने लगता है। यह बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती हैं। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं यह सब कहते हुए रोए जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे।
अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। वो खुद परेशान थी, कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सुरभि की ज़िंदगी ख़राब हुई है। शेखर की पत्नी के मरने के बाद शेखर कोठे पर जाना शुरू कर दिया था और मेरा बेटा एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उसके साथ नाजायज़ संबंध बना लिए थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर सुरभि से शादी करवा दी थी, लेकिन उसे उस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाएँ नज़र नहीं आई तो उसने सुरभि में ऐब निकालना शुरू कर दिए। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे शेखर जी से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वह मेरे बेटे के काबिल नहीं थी। लेकिन मर्द दर्जा से मेरा विश्वास उठ गया था। अभी तलाक हुए 2 महीने हुए थे कि नील की माँ नील का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, नील ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी जब एक बॉल आंगन में जाकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा दिया। दरवाज़ा खोलकर अपना बॉल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाज़ा बजाया गया है, लेकिन किसी ने बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ा था। बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने नील खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वो शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा नील मेरा हाथ छोड़ो। वह कहने लगा इनकार क्यों किया तुमने? मैंने यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। वह दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा बुराई क्या है मुझ में, इनकार की वजह बताओ। सुरभि, मैंने कहा मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा क्यों? बहुत मोहब्बत है उस कमीने इंसान से जो तुम्हें उसकी यादों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत, समझे मर्दों से ही नफरत हो गई है। अब अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहते हो। कहने लगा उस आदमी की वजह से तुम यह झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें शेखर जी से प्यार है, तभी इनकार किया है तुम्हें, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो यह चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ शेखर जी से प्यार है। उसी के गम में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा मुझे नहीं है शेखर जी से मोहब्बत। क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? तो कहने लगा ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें शेखर जी से नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर वह चला गया था। मैंने अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से बेबस होने लगे थे। मैंने उसकी बात पर फिर कोई एतराज़ नहीं किया था। चुपचाप मैंने नील से शादी कर ली थी। लेकिन जब नील कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वह भी मेरे उन्हीं शब्दों से इंसल्ट ना करे जैसे शेखर जी ने की थी। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा मैं रोने लगी थी। वह कहने लगा सुरभि, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम्हें मैं बताऊं जिसे तुम्हारा कोई बस नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे बता। हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वह भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि ऐसे नीच घटिया इंसान से सुरभि को तलाक दिलवा दे। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका। बस यही याद रखो कि तुमसे नील बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी शेखर से हुई थी मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी वहाँ होने ही नहीं देता। बात करते करते नील मेरी ज्वेलरी उतार चुका था, और जब उसने मुझे अपने बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई नहीं था। सुकून से मैं नील के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी, जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।